नमस्कार दोस्तों। स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और रिवर्स टॉक में मैं मनोरमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं जाति जनगणना ही। आज भी फोकस है हमारी बातचीत का, लेकिन आज हम जाति जनगणना का जननायक आखिर कौन, हम इस शीर्षक के तहत आज बात करेंगे। जाति जनगणना जो है लगातार विपक्ष का एक मुद्दा रहा, जिसे राहुल गांधी ने लगातार बहुत मजबूत आवाज दी और अपने इस 2014 के बाद के टर्म में, जब से मोदी सत्ता में आए, 15 में तो कर्नाटका में जाति जनगणना हुआ, जाति जनगणना सर्वे हुआ और उसकी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। उसको लेकर के भी आज 3 मई है, कल जो है उसकी बैठक हुई थी। अभी उसका विवरण अलग से, वो अलग एक बातचीत का हिस्सा होगा, लेकिन हाँ, कर्नाटका में उसकी रिपोर्ट जो है प्रतीक्षित रही है। और बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी जाति जनगणना हुई, वहां पर सर्वे हुआ और वो सरकार जो है वो कांग्रेस और जेडीयू की मिलकर के सरकार थी। आरजेडी भी उसमें था। और उसके बाद तेलंगाना में जैसे कांग्रेस की सरकार बनी तब भी जाति जनगणना जो है वहां पर भी करवाए गए। तो ये इससे कांग्रेस की एक प्रतिबद्धता और राहुल गांधी की प्रतिबद्धता तो इस मुद्दे की तरफ दिखती ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये अभी जनगणना जो है, जनगणना के साथ मोदी के द्वारा जाति जनगणना की घोषणा के साथ, जबकि उन्होंने इसको बिहार चुनाव के मद्देनजर भी किया है ये घोषणा, और साथ में पहलगाम पर जो सरकार की किरकिरी हुई उसके सिलसिले में भी इसको देखा जा रहा है कि उसकी तोड़ के रूप में इन्होंने इसकी घोषणा की है। लेकिन बात यह है कि क्या मंडल 2 का मसीहा मोदी को कहा जा सकता है, या इतिहास में वो मंडल 1 के मसीहा वीपी सिंह को कहा जाता रहा है, तो मंडल 2 के मसीहा के तौर पर मोदी जो है, क्या उन्होंने अपना इतिहास में नाम दर्ज कर लिया है? जाति जनगणना का सवाल और बहस भारत की राजनीति में के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दों में से एक रही है। और आधुनिक भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय का संघर्ष फूले पेरियार अंबेडकर त्रयी से शुरू होता। बगैर इनका नाम लिए हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। इन्हीं के बीच में छत्रपति साहू जी महाराज का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने जाति व्यवस्था के मूलभूत ढांचे को चुनौती दी और सवर्ण समाज का व्यापक तौर पर इन लोगों को इसके लिए विरोध और भी सहना पड़ा। लेकिन सामाजिक न्याय की जो धारा आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मार्फत इस देश को दिया, हासिल के तबके को आरक्षण का प्रावधान करके, जिसमें उसके बाद जो जनगणना हुई उसमें SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी गणना हुई और इसके तहत इन्हें आरक्षण का प्रावधान दिया गया। तो ये है ही। लेकिन इसके बाद फिर दूसरी धारा एक है बिहार में कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया की रही, जिन्होंने सत्ता में प्रतिनिधित्व की राजनीति शुरू की। लोहिया ने ही ये नारा दिया था कि संत सोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। और फिर कांसी राम को तो बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, वो इस संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण नाम रहे। उन्हीं का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसे राहुल गांधी ने अपने सामाजिक न्याय के लिए जो उन्होंने आवाज बुलंद की, तो इस नारे को सबसे ज्यादा दोहराया उन्होंने। ये कांशीराम जी का नारा था। तो और उसके बाद सामाजिक न्याय की दूसरी जो एक मुहिम है वो 1990 से शुरू होती है, जब कमंडल की राजनीति को साधने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस घोषणा के साथ ही वीपी सिंह सामाजिक न्याय और मंडल 1 के मसीहा के रूप में इतिहास में दर्ज हुए। और 1990 की बाद की राजनीति जो है वो मंडल पर खास तौर पर केंद्रित रही। बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक धुरी का केंद्र सामाजिक न्याय ही रहा, जिससे मुलायम सिंह यादव ने आगे किया। मायावती भी उसका एक महत्वपूर्ण नाम रही, क्योंकि कांसीराम की विरासत जो है मायावती के साथ थी। और उसके साथ साथ बिहार में लालू प्रसाद यादव से बड़ा नाम सामाजिक न्याय का कोई और नहीं हो सकता। नीतीश कुमार भी उसी विरासत के तौर पर, उसी धारा में राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। और अब यूपी में अखिलेश यादव पीडीए के मार्फत इसको आगे करते रहे हैं और तेजस्वी यादव A to Z की बात करके इसको आगे बढ़ाते रहे। तो इस बीच में राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी
ने खुद को और कांग्रेस को सोशल जस्टिस के पिच पर स्थापित करने की कोशिश की, उसकी वैचारिकी में आने की कोशिश की और पिछले कुछ साल से देश भर में इसकी मुखर आवाज बने। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने भारत के संदर्भ में बात करते हुए बार बार सामाजिक न्याय की बात की, हिस्सेदारी और भागीदारी की बात को उन्होंने उठाया। तो उसके बाद अभी मोदी के द्वारा इसकी घोषणा में एक भूमिका राहुल गांधी की जरूर है, क्योंकि लगातार मोदी और भाजपा जाति जनगणना के सवाल पर विभाजनकारी राजनीति की बात करते रहे, इनको देश तोड़ने वाला बोलते रहे। इसके बावजूद भी जब उन्होंने बिहार की राजनीति के तोड़ के मुद्दों, बिहार की राजनीति में एजेंडा और मुद्दों के तोड़ के रूप में जब इसको इस्तेमाल किया है, साथ ही पहलगाम के भी उसका जिक्र नहीं जरूरी है कि पहलगाम के मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश की है इसके द्वारा मोदी ने, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। लेकिन मुख्य तौर पर जो बिहार में एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, उसमें राहुल गांधी की लगातार सोशल जस्टिस की जो आवाज है, उसको एक कैटलिस्ट के तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। वो सबसे बड़े जो है वो उसके वो रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में जो है इसको किया गया है। तो ये है, लेकिन फिर ये सवाल जरूर आता है कि जो सामाजिक न्याय और उसके तहत जाति जनगणना, क्योंकि पहली बार भी जब आरक्षण का प्रावधान हुआ था तो जनगणना में उनकी गणना की गई थी जिनको भागीदारी देना है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसके बीच में राजनारायण जैसे एक्टिविस्ट भी आते हैं जो 2008 से जाति जनगणना की मुहिम सक्रिय रूप से चला रहे हैं। तो जब भी जाति जनगणना की बात होगी उनकी बात भी जरूर होगी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जननायक मंडल 2 का या जाति जनगणना का कौन है, कौन मसीहा है, कौन इसका जननायक है। क्या राहुल गांधी के बारे में जब ये बात की जाती है तो इन तमाम नामों को हाशिए पे डाला जा सकता है, नेपथ्य में डाला जा सकता है। जाति जनगणना या सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है वो विमर्श का, लगातार विमर्श का हिस्सा रहा एक लंबे समय का, और इसके बहुत सारे नायक रहे हैं। ये किसी एक दिन का हासिल नहीं रहा, ना ही पिछले कुछ वर्षों की जो राहुल गांधी की सक्रियता थी, ना ही मोदी का जो उन्होंने इंस्टेंट फैसला किया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हम अपने मेहमानों को स्क्रीन पर ले आते हैं। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक। हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी हैं, राजनीतिक विमर्शकार, टिप्पणीकार और चिंतक, लेखक। और हमारे साथ हेमंत कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक, संपादक। तो हम आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की पहली टिप्पणी हम प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी सर से लेंगे और शीर्षक के तहत ही मंडल का मसीहा, मंडल 2 का मसीहा और जननायक, जो कांग्रेस इस घोषणा के बाद से लगातार राहुल गांधी के लिए एक नया टर्म आया है, जाति जनगणना के जननायक। तो आप कहां तक इससे सहमत हैं और क्या आप देख पा रहे हैं उन तमाम नायकों के नाम इसके साथ जुड़कर आ रहे हैं, जो क्योंकि जाति जनगणना और सामाजिक न्याय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दिन का हासिल नहीं है। चाहे मोदी ने उसे तत्काल फैसले से अपने आप को इतिहास में दर्ज कराने की कोशिश की हो, या राहुल गांधी पिछले कुछ सालों की लगातार सक्रियता के साथ कर रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्त्रीकाल में आमंत्रित किया। मैं आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को जय भीम करता हूं, अभिवादन करता हूं। देखिए, आपने जो शुरुआती टिप्पणी की है या ओपनिंग अपना कमेंट्री की है, मुझे लगता है कि उससे सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। आपका विपुल अध्ययन और अनुभव साफ झलक रहा था। कोई मुद्दा आपने छोड़ा नहीं है जिस ओर आपने ना झांका हो। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने चीजों को प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि ये डिबेट यदि ना भी हो तो भी सारी चीजें दर्शकों के बीच में पहुंच गई आपके माध्यम से। लेकिन चूंकि आपकी बातों का ही विस्तार हम देखते हैं। देखिए, जननायक कौन है, तो मैं समझता हूं कि जननायक के बीच में तो मैं समझता हूं जनता ही है और भारत का संविधान है। जनता और संविधान ही है जिसने मजबूर किया है और उसको लेकर के ही ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब मसीहा की जहां तक बात है, मंडल कमीशन और कमंडल की जो राजनीति आई थी, उसमें मंडल के मसीहा सम्मानीय बीपी सिंह को घोषित किया गया था, लेकिन सत्ता से च्युत होना पड़ा था। सवर्णों के लिए वो खलनायक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं और जो दलित और बहुजन हैं वो उनको उस तरह से याद नहीं करते जिस तरह से अपने
हीरोज को याद करते हैं। तो यदि मोदी जी को क्रेडिट देंगे या जननायक घोषित करेंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता भी उनके हाथ से खिसक सकती है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि परिस्थितियां बदली हुई हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में समीकरण बदले हैं। जिन ओबीसी से परहेज था आरएसएस नियंत्रित भाजपा को या आरएसएस को, अब उसकी राजनीति या उसके वोट बैंक को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये सही बात है कि ऐसे मौके पर सवर्णों का विरोध बिल्कुल नहीं हो रहा है कहीं भी। पहले तो इसके पाप गिनाए जा रहे थे। पहले खूब जो गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया है वो लगा रहा था, इस पर व्यंग कस रहा था, तंज कस रहा था। लेकिन जब से सरकार ने निर्णय लिया है तब से सबके मुंह पर ताला पड़ गया है और सवर्ण समुदाय तो एकदम चुप है, माने एकदम, क्योंकि उसे कोई विकल्प ही नहीं बचता है, वो जाएगा कहाँ। माने इस समय तो ये हो जाए कि सारे बनियों पर और ब्राह्मणों पर और ठाकुरों पर सरकार 20,000 रुपए पर मंथ टैक्स भी लगा दे, कहे कि सब सवर्णों को टैक्स देना पड़ेगा, तो अभी ये भाजपा को ही वोट देंगे, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, किसे चुनेंगे। तो ये हीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और भाजपा कभी भी, उनका एजेंडा नहीं रहा है, ये बिल्कुल नहीं रहा है। दलित पीड़ित हैं। आज की चिट्ठी को मैं देख रहा था जो तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखी है, साफ तौर पर कहा है कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए ये पहला कदम है। और हम आंकड़ों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। केवल आंकड़ों की आप जो है कसीदाकारी करके करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भाई आंकड़े वो सारी संभावनाएं, इन आंकड़ों को छोड़ दीजिए। भाई संविधान में क्या कुछ नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं। इसके बाद भी जिनके हाथों में संविधान है वो कहां तक उसको इंप्लीमेंट कर पाए हैं, बल्कि लगातार बाधा पहुंचा रहे हैं, बहादुर छेड़खानी कर रहे हैं। तो इनसे ये चूंकि दबाव में लिया गया निर्णय है, और आपने ठीक इशारा किया, पहलगांव भी था और वक्फ बोर्ड का निर्णय भी था। इन दोनों को दबाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए एकाएक मुद्दा लाया गया। अन्यथा पहलगाम जैसा बड़ा मुद्दा जो था, राष्ट्रीय लेवल पर जो था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर था, उसके बीच में ये आना एक आश्चर्य से कम नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि माननीय कांसी राम के एजेंडे को लेकर के या बीएसपी के एजेंडे को लेकर के जो राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, उससे उनको श्रेय तो जाता है, लेकिन उनका अतीत जो है पीछा नहीं छोड़ता। अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि बार बार विपक्ष भी, जो सत्ता पक्ष भी करता है कि भाई आप सत्ता में तब क्या किया, ये तो पूछा जाएगा। तो जनता बहुत होशियार है, दलित और ओबीसी बहुत होशियार हैं, चतुर हैं। इस बीच बहन जी के आज कई ट्वीट आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा से हम किसी तरह के न्याय की उम्मीद ना करें, और कांग्रेस से भी न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये जब सत्ता में, इस समय ये सत्ता में है तो बहुत मजबूरी में लाए हैं। अब उसी तरह से जब महिला बिल लाए थे पार्लियामेंट में, लेकिन ठीक कहा जो है संजय सिंह जी ने, माननीय सांसद जी ने ठीक कहा कि उस और 1 इंच भी सरकार नहीं बढ़ी है। तो अभी केवल घोषणा कर देने से कुछ होने वाला है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, दलितों के आंकड़े तो बराबर आ रहे हैं। जब से देश में जनगणना चालू हुई है, खास करके आजादी के बाद, SC ST के आंकड़े आ रहे हैं। उनकी माली हालत में क्या सुधार किया सरकारों ने? कुछ नहीं किया। तो सवाल ये है कि ये जो आंकड़े आएंगे, हाँ ये जरूर है कि अब ओबीसी या बहुजनों की लड़ाई को अब जो है, चाहे भले ही 50 साल लगे, अब आगे बढ़ने का मौका मिला है। हौसला बड़ा है जनता का। तमाम प्रकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, शिक्षित हो रहे हैं लोग। स्त्री काल जैसे तमाम यूट्यूबर हैं, चैनल हैं, वो लगातार शिक्षित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उद्दोलित कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। इससे माहौल बना है। अब सवर्णों की जो सत्ता का जो तिलस्म है, वो मुझे लगता है ज्यादा दिन का नहीं है। उन्हें हमारे ही वोट पर पहले भी कांग्रेस निर्भर थी, और ये भाजपा को भी पूरी तरह वही निर्भरता दिख रही, तो ये कभी ले नहीं सकती थी, टेकअप नहीं कर सकती थी। ये क्या जवाब देंगे अपने वोटरों को? तो ये है, और हम लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे। हम देखेंगे परिणाम क्या होने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिणाम किस तरह से इसको अंजाम देने वाले हैं, किस रूप में लाने वाले हैं। इनका तो एक अलग ही प्रकार का है कि इनका तो ये रहेगा कि साम बने ना लाठी टूटे, कहने को ये जाति जनगणना भी हो जाए और कुछ भी लाभ ना मिले। हाँ, लेकिन अब इनको जो विपक्षी दल है, खासकर राहुल जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, बहन मायावती जी, ये इनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे। और ये ना सोचें कि केवल विपक्ष के पास यही मुद्दा था। नहीं, अभी असली मुद्दा तो अब चालू होंगे। निजीकरण में आरक्षण लाना, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लाना, भूमिहीन कृषकों को जो है, मजदूरों को 5 एकड़ का पट्टा देना, भागीदारी हर प्रकार की चाहिए। अब
ये रह नहीं सकता है बिना जुए। अब ये सत्ता का तिलिस्म जो है श्रवणों के हाथ में रहेगा। अभी ये तो सही बात है, ये तमाम प्रकार के घूम परा करके ये कोशिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, लेकिन ये अपने बूते पर कुछ कर नहीं सकते हैं। इनको जो है दलित, ओबीसी, ये माइनॉरिटी को तो इन्होंने अलग कर दिया है, लेकिन अब समझ गया है, दलित पहले ही समझदार है, ओबीसी भी समझ रहा है कि क्या है। और ओबीसी का जो दलीय राजनीतिक जो नेतृत्व है वो भी सतर्क है, पूरी तरह से सतर्क और सजग है। वो अपने मतदाताओं को भी प्रशिक्षित कर रहा है, लामबंद कर रहा है। तो ये है, तो जननायक तो बिल्कुल मोदी जी नहीं बन सकते हैं, जो पाप कहते थे कल तक, और कहते थे नहीं केवल देश में 4 जातियां हैं। सर जननायक जो है राहुल गांधी के लिए ये पोस्टर्स ज्यादा हाँ, जारी हुए हैं। राहुल गांधी जैसे जैसे आपने अपनी ओपनिंग टिप्पणी में कहा कि ये एजेंडा तो मानवर कांसीराम साहब या और थोड़ा पहले जाए तो माननीय कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जी का एजेंडा है, और बाबा साहब तो सुमेरु पर हैं ही। तो ये एजेंडा बदलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी पर आक्षेप लगता है और कांग्रेस पर आक्षेप, जब सत्ता में तो क्या कर रहे थे? ये सारी गलतियां जितनी भी हैं कांग्रेस की ही की धरी हैं। यदि इन्होंने सब कुछ किया होता तो भाजपा के बीच में ना आंदोलन करना पड़ता, ना मांग उठाना पड़ती, ना चिल्लाना पड़ता, ना हो हल्ला करना पड़ता, सब कुछ आराम से हो जाता। अब चूंकि इस तरह की राजनीति आई है, सत्ता से बाहर जो लोग हैं और जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, दोनों के लिए मजबूरी फंसी है। ये कोई जो है नायक तो कतई नहीं हो सकते। हमें इस बीच डॉक्टर सूरज मंडल ने ज्वाइन किया है, तो एक विरासत तो इनके पास भी है सामाजिक न्याय की। बिल्कुल है। हाँ, तो एक विरासत इनके पास भी है, बीपी मंडल की विरासत डॉक्टर सूरज मंडल के पास है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हेमंत जी के पास टिप्पणी के लिए चलते हैं, फिर आपके पास लौट कर आएंगे। हेमंत जी, जननायक की बात जो है राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर कामयाबी के तौर पर कांग्रेस की जो भूमिका खासतौर पर राहुल गांधी की रही, इसको आपको क्या लग रहा है कि ये भूमिका अगर राहुल गांधी इस तरह से या कांग्रेस इस तरह से हासिल करने की कोशिश करती है तो इसका नुकसान भी हो सकता है उन नायकों को भुला देना या उनको उनका श्रेय नहीं देने से? ये जरूर है कि मोदी ने अभी जो ये कदम उठाया उसमें बहुत बड़ी भूमिका राहुल गांधी के द्वारा जो इस मुद्दे को लेने और फिर उसको एक मुख्य एजेंडा के तौर पर पूरे देश में भी और राज्यों में भी उसको स्थापित करने के तौर पर जरूर है। उतनी भूमिका तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ना ही अखिलेश यादव की है। और ये 3 प्रमुख नाम है अभी के टाइम पर सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के लिए। तो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल एक कैटलिस्ट की भूमिका मोदी के इस निर्णय में निभाई है, लेकिन क्या जननायक इसका नुकसान हो सकता है राहुल गांधी को, अगर जिस तरह से कांग्रेस में उनको अब पोर्ट्रे किया जा रहा है इस घोषणा के बाद से? जी धन्यवाद। जननायक तो कहने के पीछे पता नहीं क्या मकसद है, लेकिन अभी चापलूसी का जमाना चल रहा है। सब लोग एक दूसरे के लिए प्लेट में मक्खन और वो चम्मच लेकर के खड़े रहते हैं कि किसको कितना लगाया जाए। तो ये मक्खनबाजी ही है और कुछ नहीं, मूर्खता की मक्खनबाजी है, और क्या कहा जा सकता है इसमें। राहुल गांधी ने अपने लिए जननायक मांगा है, भारत रत्न मांगा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये उनकी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं ये बिल्कुल हास्यास्पद है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में अभी जो मौजूदा वक्त में जो हो रहा है उस पर हम लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी चिराग पासवान सबसे बड़े नायक बनकर के उभरे हैं। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि वह व्यक्ति ब्राह्मणवाद की गुलामी का पट्टा है, ऊपर से नीचे तक, वो सिर से लेकर के और नीचे तक उसको झांक करके देखिए, वह ब्राह्मणवाद की गुलामी का 1 नंबर का पट्टा है। उसने क्या कहा है कि जाति जनगणना तो जरूरी है, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, इससे नफरत और विभाजन का माहौल बनेगा। इस देश में नफरत और विभाजन का ऐसा माहौल बना हुआ है कि देख करके कलेजा फटने लगता है, मन करता है कि क्या किया जाए। आदमी अपने जो संवेदनशील आदमी है नियंत्रण से बाहर होने लगता है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, वहां नैनीताल में एक पुलिस अधिकारी को थाने में घुस करके गुंडों ने खुलेआम पिटाई की।
सारे पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे और उस व्यक्ति का कसूर सिर्फ इतना है कि उसकी वर्दी पर आसिफ खान लिखा हुआ था। इस तरह की घटनाएं जब होती है तो मैं तो मानता हूं कि यह सीधे बाबा साहब पर चोट पड़ रही है, उनके संविधान पर चोट पड़ रही है, या किसी मुसलमान, किसी हिंदू पर, किसी दलित पर नहीं। ये बाबा साहब की आत्मा पर चोट पड़ रही है। उन्होंने चेताया था बहुत अपने जीवन काल के अंतिम दौर में, और वो सब घटित हो रहा है। आप याद कीजिए भोपाल में क्या हुआ था। उसकी वर्दी पर लिखा हुआ वो उसका नेम प्लेट देख करके ही गुंडों ने, उसकी शराबियों ने पिटाई की उसकी। किस जाति के लोग थे वो अलग मसला है, लेकिन यह जो माहौल किसने बनाया है? यह नफरत का माहौल, यह हिंसा का माहौल, यह घृणा का माहौल किसने बनाया है? ये समझ लिए कि अब स्थितियां कहाँ जा रही है। पहले था कि मुसलमानों को एक दुश्मन बना करके, उनको सामने में रख करके दुश्मन घोषित करके और उन पर निशाना साधना है। अब वो काम पूरा हो गया हुआ है। अब उन पर ये फिजिकल अटेम्प्ट करना है, उनकी हत्या कर देनी है, उनकी लिंचिंग कर देनी है, उनको मारना है। तो चिराग पासवान जैसे लोग आज की तारीख में तो सबसे बड़े नायक बनकर के उभरे हैं हिंदुत्व के, जो इन सवालों को पर कभी कोई तवज्जो ना दे करके उनको लगता है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो यहाँ पर नफरत और विभाजन का माहौल खड़ा हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक स्थिति है और इससे साफ साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ऐसे लोग जो उनके एलाइज हैं, वो उनके एक तरह से उनको मैं समझता हूँ कि वो उनका माउथपीस है। जब जिसको बजाना, हिज मास्टर वॉइस, जब उस जो मालिक जो चाहता है उसके मुंह से बकवाता है और वो बकना शुरू कर देता है। तो मांझी जी भी इसी तरह का बकवास करते हैं सरकार के पक्ष में। जब उन्होंने कहा था वक्फ के खिलाफ मुसलमानों का प्रदर्शन पटना में हुआ था, तो कहा था कठमुल्लों का प्रदर्शन है। अब ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि जाति जनगणना होने से नफरत और विभाजन का माहौल खड़ा हो जाएगा पूरे देश में। सरकारी योजनाओं के लिए इसका डेटा का इस्तेमाल हो, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। यानी कि खाना बनाइए, आप अपने घर में मेहमानों को बुला लीजिए और सबको खाने की सुगंध पता चल जाए, उसके बाद कहिए कि अब हो गया, अब जाइए अपने अपने घर। ये जो खतरनाक स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंशा अभी से झलकने शुरू हो गई है। इस तरह का डिस्कोर्स खड़ा करने के पीछे मकसद क्या है? इसको डाइल्यूट करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनसे सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। इनको मैं अन्याय की ताकत मानता हूं। अन्याय की ताकतों से सामाजिक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये अब एक हाथ में आप तमाम तरह का अन्याय कर रहे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है। आपका विरोध करने वालों से आप असहमत लोगों पर लगातार मुकदमे करवा रहे हैं, लोगों के यूट्यूब चैनल बंद करवा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, सेमिनार करने तक की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आपके राजकाज में लगातार जो असहमत लोग थे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हुई, उनको निशाना बनाया गया, और ये सब कुछ चल रहा है। इसी सिलसिले में हेमंत जी इसका भी जिक्र कर दें, आज प्रेस फ्रीडम डे है। 185 देशों की रैंकिंग में भारत देख रहे, क्या मैं वहीं पर आ रहा था, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर मध्य प्रदेश के भिंड में वहां के एसपी साहब ने शहर के कई पत्रकारों को 12 बजे रात में उनके घर से उठवाया, अपने आवास पर बुलवाया और उसके बाद लाठियों और जूतों की बौछार करा दी उनके ऊपर। इतनी पिटाई करवाई कि सारी दुर्गति उन लोगों की वहां पर हो गई, और पिटाई करवा करके लोगों को सेंटअप कर दिया। तो आप प्रेस फ्रीडम डे मनाइए। जिन लोगों को लगता है कि हमारे घर में तो आग लगी ही नहीं है तो हम क्यों परेशान हो, तो जो लोग पीटे गए हैं वो सब लोग, उसमें कोई भी
क्योंकि पत्रकारों में सर, जब और एक तो नहीं, खबर है कि 50 से ज्यादा यूट्यूब चैनल बंद किया गया जो खबरों और न्यूज से आधारित थे, ये भी खबर आ रही है। बिल्कुल। तो ये मैं जो बार बार ये कह रहा हूं कि जो सत्ता बिल्कुल अन्यायकारी की भूमिका में खड़ी है, उससे सोशल जस्टिस की उम्मीद कोई बावला आदमी ही कर सकता है। तो तब करना क्या है? तब करना ये है कि इनको वॉच करना पड़ेगा कि ये क्या करते। वॉच करने में पहली जो चीज पकड़ी गई है वो चिराग पासवान पकड़े गए हैं। उनको आगे किया गया है कि आप आगे आकर के आप बोलिए कुछ इस तरह की उठपटांग बात। तो उन्होंने बात कह दी। तो आप बताइए कि ये जो आंकड़े जो अगर नहीं आएंगे तो जो सोशल जस्टिस की मांग को लेकर के जो लड़ने भिड़ने वाली ताकतें हैं, जो संगठन है, जो नेता है, वो क्या झुंझुना बजाएंगे? वो उनके हाथ में क्या होगा? वही 1931 वाला आंकड़ा होगा। तो अभी आप क्यों करवा रहे हैं? तो देखिए, अगर ये जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, तो कांग्रेस तो 2014 में चली गई। ये आए तो इनको तो वो ये सोशियो इकोनॉमिक डेटा जारी कर देना चाहिए था। क्या दिक्कत थी इनको? ये तो 10-11 सालों से राज कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो इनको हाथ नहीं बांध रखा है। ये तो जारी कर सकते थे उसको, लेकिन उन्होंने जारी नहीं किया। तो अब जो ये लेकर के आए हैं, सिर्फ ये एजेंडा शिफ्टिंग का मामला है बस, मैं जो समझता हूं कि ताकि ये हो कि अब देखिए कि लालू जी का सपना भी मोदी जी पूरा करेंगे और ये राहुल जी का सपना भी मोदी जी पूरा करेंगे। ये बीजेपी के जो बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हो कुछ नहीं रहा है। ये खाना पका नहीं और भोज की वाहवाही होने लगी, हाँ क्या स्वाद है। तो उसी तरह की बात है कि आप अभी आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ घोषणा किया है आपने, और उसके बाद आप कहने लगे कि लालू जी का सपना भी मोदी जी ने पूरा कर दिया और राहुल जी का भी सपना भी उन्होंने पूरा कर दिया। तो ये एजेंडा देखिए, इनके एजेंडा शिफ्टिंग में इतने माहिर है ये कि ये जहां हम लोग सोचना बंद करते हैं वहां से ये सोचना शुरू करते हैं। तो इन्होंने ये एजेंडा शिफ्ट करने, देखिए ये इनके अंदर ये चर्चा है कि चलो घोषणा कर दिया तो क्या हो गया, इससे कुछ नहीं हो। हमने महिला आरक्षण की घोषणा कर दी, क्या हुआ? क्या महिलाओं को मिल गया कुछ? लेकिन उसको लेकर इतना झुंझुना बजा देश में, इतना झुंझुना बजा कि लोग वाहवाही करते रह गए महिला आरक्षण को लेकर के। वो 1929 में लागू होगा कि 35 में लागू होगा, किसी को 34 में लागू होगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन उसको लेकर वाहवाही कितनी हुई। मोदी जी महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत बनकर के सामने आ गए। बीजेपी महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज बनने लगी। लेकिन 4 महिलाएं जो इस देश की हैं, जो मोदी जी के खिलाफ गीत गाती हैं और स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं, उन महिलाओं को जेल में डालने की पूरी तैयारी चल रही है। तो इतने महिलाओं के इतने हमदर्द हैं ये कि आप समझ लीजिए कि इनकी क्या वक़्त है, किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही जो आप कह रही थी राहुल गांधी को लेकर कि जो लोग जिनको जननायक मैंने भी सुना है अभी, शायद राजेश राम को मैंने कहते हुए सुना है वो प्रेस सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्टर्स भी कांग्रेस के कई सारे जो हैं उनके द्वारा। मैंने उनके नेताओं को सुना है, मैंने कई जो हमारे परिचित लोग हैं उनको सुना है। ये मूर्खतापूर्ण बात है। कुछ देखिए, कुछ चीजें जो है कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनके लिए ही बन करके आई होती है। बाबा साहब जब जैसे ही इस देश में कहते हैं, कोई नहीं, बस वो नीला कोट वाला व्यक्ति याद आता है, कोई नहीं याद आता है। जननायक जैसे ही कहते हैं तो कर्पूरी जी याद आते हैं। लोकनायक जैसे ही कहते हैं जेपी याद आते हैं। बापू जैसे ही कहते हैं महात्मा गांधी याद आते हैं। तो क्या बात करते हैं अब? ये लगता है कि कौन सा मूर्ख है जो इनको इस तरह की सलाह दे रहा है, क्योंकि ये लगता है कि पार्टी ने ये सुचिंतित, तो ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने चापलूसी में ऐसी बात कही है। ऐसी मैंने राजेश राम के मुंह से सुना। मैंने एक और जो सज्जन है जो हम लोगों से बातचीत में लगातार संपर्क में रहते हैं, उनको मैंने सुना। इसी श्रीकाल के इसमें तो बातचीत में तो क्या बोल रहे थे, वो यहाँ भी बोल कर गए थे, जननायक उन्होंने कहा था। शायद आज ये संजीव जी से तो उनका 1-to-1 हुआ है, उसमें भी उन्होंने कहा ही होगा। तो ये मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है। साहू जी की बात कर रहे हैं।
देखिए अभी अभी देखिए अभी सब मुझे लगता है सबसे मैच्योर स्टेप अगर कोई ले रहा है तो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। वो उनकी बोलती बंद कराने के लिए काफी है, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है और आगे की जो बात की और जो बात उसमें कही है एबीसी ओबीसी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो बात वो कह रहे हैं, प्रतिनिधि संस्थाओं में उनको रिजर्वेशन दीजिए आप, और बहुत सारे एजेंडे हैं। तो इस समय मैच्योरिटी दिखाने का है, सरकार को आप विपक्ष में है तो सरकार को एक्सपोज करने का है, आप सरकार के सामने चैलेंज पेश कीजिए। आपके सामने इतना इतना कुछ पड़ा हुआ है। अब जैसे कि हम लोग आज चर्चा कर रहे थे संजीव जी से कि यहाँ पर अभी कन्हैया की यात्रा हुई जिसमें नौकरी दो और पलायन रोको का नारा लग रहा था, खूब वाहवाही हुई उसकी। आज एक रैली हुई पटना में अति पिछड़ों की, तेजस्वी ने उसको संबोधित किया और मैं वो सुन रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि नौकरी क्या आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है, क्या आपके यहाँ से पलायन रुक रहा है, सबसे ज्यादा पलायन का मार्ग किस पर पड़ रहा है। आप देखिए कि जब पलायन होता है तो खास करके जो सबसे हाशिए का समाज है वहां के लोग जब जाते हैं तो पूरी तरह अपनी जड़ों से खत्म हो जाते हैं। वो किसी बड़े शहर में जाकर के किसी गटर किनारे वो किसी झोपड़पट्टी में उनको आशियाना मिलता है जहाँ न कोई पहचान है न कोई सम्मान है। बस गांव, जो व्यक्ति गांव में एक अपनी पहचान रखता है बहुत ही गरीबी की हालत में फिर भी उसकी एक पहचान है, लेकिन वो वहां जाकर के तो वह पहचान खत्म हो जाती है उसकी। वह एक सफाई मजदूर, एक गटर के किनारे बसा हुआ जानवरों जैसा एक व्यक्ति बनकर के रह जाता है। तो इसको आप जोड़िए ना, तो तेजस्वी ने अपने भाषण में सब कुछ को जोड़ा कि पलायन का दर्द सबसे ज्यादा किसको होता है, बेरोजगारी का दर्द किसको सता रहा है, भूखमरी किसको सता रही है। और आपने पूरे बिहार को माप दिया 26 दिनों तक, लेकिन कहीं कहीं किसी ऐसी बस्ती में आपने जाकर के खड़े होकर सभा नहीं की 200-400 लोगों के बीच में कि आप उनसे पलायन पर बात करें, उनसे बेरोजगारी पर बात करें, उनकी भुखमरी पर बात करें, उनकी गरीबी, उनके साथ भेदभाव, उनके उत्पीड़न पर बात करें। तो यह कैसा पलायन रोको और कैसी रोजगार दो की यात्रा थी। तो उसको आप जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे चीजों को तो मुझे लगता है कि ये हवाई बातें करने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं और नीचे जो लीडरशिप जो कर रहा है उसमें मुझे लगता है कि अभी भी कनेक्टिविटी की कमी है। और कन्हैया को लगता है, मुझे लगता है शायद पार्टी ने स्क्रीनिंग किया होगा, इसलिए कन्हैया बिहार छोड़ करके ऐसे गायब हुए हैं जैसे लगता है कि यहाँ कभी आए ही नहीं थे। तो अब समझ लीजिए कि बिल्कुल ये सवाल तो है, ये सवाल तो है कि क्यों वो अभी इस तरह से नेपथ्य में चले गए हैं, तब जबकि ये हाई टाइम है लगातार प्रेजेंस अपना दिखाते रहने का या सक्रिय रहने का राज्य बिहार में। तो ये सवाल तो है। आपने अगर अपनी बात पूरी कर ली हो हेमंत जी तो मैं मेरी बात पूरी जी, इस बीच में विप्लव शाह जी की एक टिप्पणी थी, आपका चैनल शानदार है तो इसके लिए खास तौर पर अलग से शुक्रिया कह रही हूँ। और हम लोग 12,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे हैं। एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी ऐसी टिप्पणियां जो है हमें, यही हमारे आगे बढ़ने का जो है सबसे बड़ा वो है, रिवॉर्ड है। इसको हम रिवॉर्ड की तरह पर लेते हैं और यही हमारी प्रेरणा भी है हमारे रोज के काम करने का। सूरज सर के पास आते हैं। सूरज सर, जैसे कि हेमंत जी ने खास तौर पर एक चिराग पासवान की बात की, तो मोदी इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं, नेहरू की तरह से दर्ज होना चाहते हैं, वीपी सिंह की तरह से भी दर्ज होना चाहते हैं। तो लेकिन जो चिराग पासवान ने बोला है वही असली जो है वो चेहरा है और आने वाला वक्त बताएगा कि मंडल 2 का मसीहा घोषणा करने के बावजूद भी वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन इसके साथ में ये भी, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए कि जननायक के तौर पर इस तरह से, या कांग्रेस भी अगर जाति जनगणना का श्रेय सिर्फ राहुल गांधी को देती है तो एक तरह से वो नुकसान करेगी सामाजिक न्याय के मुद्दे, इसकी व्यापकता, इसके तमाम नायकों को याद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है और ये ज्यादा आक्रामक एग्रेसिव हुआ जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो फिर ये एक भूल होगी, ये गलती होगी। आवाज आ रही है? जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आवाज आ रही है। अभी
जी अभी जो बातचीत हेमंत सर ने कही चिराग पासवान जी के बारे में, चिराग पासवान जी ये लोग हारे हुए लोग थे जब जमुई से चुनाव लड़ रहे थे। पूरे ये गुस्से में सर आप जब ना इनको बताया ईयरपॉड गया, हटाकर बात करेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा तेज आवाज आएगी, क्योंकि आपकी आवाज धीमे आ रही है और लोग आपको बहुत अच्छा स्पष्टता से सुनना चाहेंगे। हाँ, ईयरपॉड हटाकर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी आवाज आएगी, बेहतर होगा। अच्छा एक अभी एक मिनट मुझे दीजिए, तब मैं, मुझे लग रहा है वो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा आवाज अभी वॉल्यूम एक अब आपकी आवाज ठीक हो गई है। रिया, हाँ अब ठीक हो गई है, अब ठीक हो गई है, अब ठीक हो गई। अभी सुनाई पड़ रही है मैडम क्या? हाँ हाँ अब ठीक जी है, अब सही सही उसमें है। अब वो नेटवर्क पे चले गए। नेटवर्क पे आवाज आ रही है? बिल्कुल अब जी। सही है सर। हाँ, एक सेकंड कर लेंगे। नहीं ठीक है, आप बातचीत करिए। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल आ आवाज आ रही रही है। है। बिल्कुल आ रही है, आप हाँ कंटिन्यू ये करें देखिए सर। सर, अभी हाँ अभी जो इन्होंने कहा हेमंत सर ने, जो इन्होंने अपनी बात रखी जो चिराग पासवान के बारे में, मुझे ध्यान है कि जब ये चुनाव हो रहा था वहां पे जमुई से ये चुनाव लड़े थे, तो ये बिल्कुल हताश हो गए थे। इनको बताया गया कि ईवीएम का हो चुका है इंतजाम, आप जीत जाइएगा। तो ये लोग जो है, ये मैं बार बार ये दोहराता हूं, आपके चैनल पर भी मैंने कहा है कि अगर ये चुनाव बैलेट से हो तो इनको अपनी सही स्थिति का पता चलेगा। जहां तक आपका जो टॉपिक था आज, मुझे अच्छा लगा कि ये श्रेय की होड़ लेने वाली बात जो आपने कही, ये श्रेय में की होड़ बिल्कुल राजनीतिक दल अभी पूरे सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक दल भी इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता बता दूं कि ये तमाम देश में सामाजिक संगठनें हैं जो कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत है, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से तेलंगाना से लेकर बिहार तक और उत्तर प्रदेश में और कई लोग सभाओं में मैं खुद सम्मिलित हुआ हूं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिन सभाओं में और जिन सड़कों पर जब ये संघर्ष कर रहे थे, तो तमाम राजनीतिक दल के बड़े नेता को ये तौहीनी लगती है उन सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए, और ये उनकी जीत है। अभी मैं 7 दिन पहले 22 दिन तक करीब 4-5 लोग तेलंगाना भवन दिल्ली में 22 दिनों का वो आमरण अनशन रखे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, और स्वयं मैं और 2-3 और सांसद थे। हम लोगों ने जाकर उनके जो भूख हड़ताल थी, जो लगातार उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए उनको हम लोगों ने निवेदन किया कि आप अपनी इस को समाप्त करें। जहां तक प्रश्न है कि जन नायक कहलाने का, जन नायक, ये हेमंत सर ने सही कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है या उनका एक चरित्र रहा है चाटुकारिता का, उसी का यह परिणाम है। यह भी जन नायक क्यों कहेंगे? क्या राहुल जी एक दिन भी सड़क पर आए जाति जनगणना के मुद्दे पर? या राहुल जी छोड़िए, मैं सिर्फ बताता हूं कि 1-2 कार्यक्रमों में अखिलेश जी हिस्सा लिए हैं। उनका एक फोटो लगातार ये, जब वो सड़क पर एक हाथ में प्ले कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, तो वो सड़क पर थे। तेजस्वी जी भी कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं, लेकिन राहुल जी हिस्सा नहीं लिए हैं, मैं स्पष्टता बताऊंगा। और कांग्रेस पार्टी की ही ये देन है, जब 2011 में संसद में एक तरह से पूरे के पूरे यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि जनगणना के साथ साथ जाति जो है उसकी भी गिनती की जाए, वो आंकड़े भी इकट्ठे की जाए। तो कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता, जिसमें एक अभी भी बड़े नेता बने हुए हैं पी चिदम्बरम साहब, धूप में जाते हैं तो उनको थोड़ा बेहोश वहोश हो जाते हैं। और दूसरा है पी, जो अब नहीं रहे, जो राष्ट्रपति बन गए और मोदी जी को उन्होंने तगमा दिया था कि देश के सर्वोपरि हैं, प्रणब मुखर्जी साहब। ये दोनों ने
उसको रोककर 5,000 करोड़ दिया एक कुछ एनजीओज को, और जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत एक सर्वे कराया जिसके आंकड़ों को न कांग्रेस पार्टी जारी की और न भारतीय जनता पार्टी अभी तक जारी की। तो जो चिराग पासवान बोल रहे हैं वो तो कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न मैडम ये है कि ये जो घोषणा की गई है कि जाति जनगणना की जाए, इसमें कोई टाइमलाइन तो दिया नहीं हुआ है। जो जनगणना शुरू होनी थी 2021 में, जिसमें चूंकि जाति की मांग उठी थी गिनने की, और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है टालने की, उनको कोई आंकड़ों से मतलब नहीं है, रुपया अडानी को भेजना है, तो देश के जो विकास है उसमें अडानी को पैसा जा रहा है, उसके लिए जाति जनगणना की जरूरत क्या है। तो उन्होंने 2025 में कहा है। अब ये 2025 में जो घोषणा की, जिसको वैष्णव साहब ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाति जनगणना 2031 में जो शुरू होगा जनगणना उसके साथ साथ गिनी जाएगी या 2025 में ही शायद शुरू की जाए। अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं है कि जनगणना भी शुरू नहीं की गई है। इनकी जो नीतियां रही है, ये देश को एक तरह से इसके तमाम इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से बौने बना दिए हैं कि कोई भी संस्था जो है वो अपनी जो संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसी तरह चुनाव आयोग की स्थिति है। तो ये जो घोषणा की गई है कि जाति गिनी जाएगी, इसके साथ साथ ये जो प्रश्न उठ रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। पहले तो मैं आपसे जानना, चूंकि आप लोग लगातार संपर्क में हैं, राष्ट्र जो सरकारी आदेश भी आ रहा है उसमें लिखित रूप से तो मैंने शायद नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे तो बता सकते हैं बेहतर कि ये जो जनगणना का जो आदेश है या कैबिनेट ने जो कहा है उसको ये कब से शुरू करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है कि उन आंकड़ों का क्या किया जाएगा। तो उन आंकड़ों में अभी राहुल जी ने जो कहा, उन्होंने अपने इमीडिएटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा हमने कहा था और ये हो गया। आपने तो बहुत कुछ कहा था, आपने तो कहा था कि अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा। अग्निवीर कहाँ समाप्त हुआ? आपने तो कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो है उसमें जो जिम्मेदारियां तय की जाएगी, आपने बहुत कुछ कहा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव के मद्देनजर लोगों को बरगला के रखना है, लोगों को बुलावे में रखना है, और इसलिए ये घोषणा की गई है। आप मान के चलें कि जब तक बिहार चुनाव नवंबर में नहीं समाप्त होगा तब तक इस पे कोई भी कदम सरकार की ओर से नहीं उठाई जाएगी। जहां तक चिराग पासवान जो बोल रहे हैं, तो ये लोग तो बीसी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, काफी इनको बेइज्जत किया गया। इनके पिताजी के आवास को खाली कराते समय जो स्थिति हुई थी 12 जनपद पर, संजीव चंदन भाई को शायद याद हो, उन तस्वीरों को वो देखे हो कि किस तरह से तमाम इनके सामान को लेकर सड़क पर फेंक दिया गया था। कोई भी व्यक्ति जो एक अपने आप में अपना एक सम्मान को रखता है, अपने पिताजी के सम्मान को रखता है, उसको नहीं, जो व्यक्ति अपने पिताजी के मरने के बाद एक डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरह से शूट किया जाए, किस तरह से उनके आंखों में नमी होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या देश की जनता के प्रति और खास तौर से दलित समाज के प्रति संवेदनशील रहेंगे, इसको तो अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये उनकी बात ही करना बेकार है। और ये तमाम लोग जो जाति जनगणना के बारे में क्या होगा आगे जो बोल रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि जाति के आंकड़ों को ही क्या सरकार के पास नहीं है? जो आंकड़े जो इन्होंने इकट्ठा किए थे सर्वे के माध्यम से, वो आंकड़े सारे हैं। और एक खास तौर एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि तेलंगाना, अभी राहुल जी ने उस संवाददाता सम्मेलन ने कहा कि 2 मॉडल है, जो सर्वे बिहार में किया गया और जो सर्वे तेलंगाना में किया गया। और उन्होंने बिहार सर्वे को, जिसमें उनकी पार्टी स्वयं हिस्सेदार थी, जिसमें उनकी पार्टी की सरकार की एक में शामिल थी, उसको उन्होंने फर्जी बताया एक सभा में पटना में। और जो मैं बता दूं
कि बिहार के जो सर्वे शुरू हुई वो 4 बार जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरी है। हर बार जैसे उस आदेश को सबसे पहले चुनौती दिया गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उस आदेश के बाद जो आंकड़े को इकट्ठा किया जा रहा था उसमें फिर चुनौती दी गई और अंततः उन आंकड़ों को जारी करने के पहले फिर से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। तो जब जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरता है कोई चीज तो उसमें कितनी सारी कमियां हो, फर्जी हो, वो सारा उजागर हो जाता है। लेकिन तेलंगाना में जो इन्होंने किया, जहां पिछड़े वर्ग में से आपको मैं बता दूं कि 22 लाख लोग कम हो गए। कैसे कम हुए हैं इसका कोई उनको ये नहीं है। वो कह रहे विदेश गए हैं तो कोई पिछड़े वर्ग के लोग विदेश जाते हैं, और वहां जो रेड्डीज और नायडूज हैं वो लोग कैसे बढ़ गए, उनकी तादादी लोग हैं, वो समुदाय की संख्या बढ़ गई है। और ये इसके बावजूद उन्होंने क्या किया है कि एक आदेश दिया और कहा है कि इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ये स्टेप लेगी कि इसको शेड्यूल 9 में रखेगी? जो तमाम ओबीसी के आरक्षण को ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर रही है, सभी विश्वविद्यालयों के रोस्टर को देख लीजिए, सभी जगह जहां जहां नियुक्तियां हो रही है वहां, और आप सोशल मीडिया में लगातार देखिए इनको उजागर किया जाता है, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। और राजनीतिक रूप से तमाम राजनीतिक दल इसके मैं समझता हूं दोषी है कि इस बात को वो, और खास तौर से ओबीसी के हितों की बात को सिर्फ अपने वो नैरेटिव में रखते हैं, उसको जमीन पर उतारने के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए एक सभा में भी आने के लिए जल्दी वो तैयार नहीं होते। जी मैडम। जी, तो इस बीच हमें विनय ठाकुर ने ज्वाइन किया, हमारे स्त्री काल के साथी संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो आप पहले, संजीव जी आपके पास अब आखिर में ही आएंगे, पहले हम विनय को सुन लेते हैं। और एक टिप्पणी जो आई थी वो एक ही थी, मैं उसी टिप्पणी को बढ़ा रही हूँ विनय की तरफ। उन्होंने लिखा है कि आप लोग कांग्रेस को श्रेय नहीं देंगे, इसलिए बीच में समाजवादी अम्बेडकरवादी नेता को श्रेय जबरदस्ती दिला रहे हैं। तो क्या आप इस टिप्पणी पर जवाब देना चाहेंगे विनय? क्या जबरदस्ती ये है या इस परसेप्शन को दूर किया जाना, इस कंफ्यूजन को दूर किया जाना भी उतना ही जरूरी है जनता में? आवाज नहीं आ रही उनकी। विनय जी की आवाज नहीं आ रही। विनय आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है, दिक्कत है। नहीं, अनम्यूट हो ही नहीं रहा है इनका। नहीं, उनका माइक कनेक्ट नहीं था। जी ठीक है, तो संजीव जी अब आपके पास फिर आते हैं। ये टिप्पणी है, अगर विनय आते हैं तो। विनय अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, उनका माइक कनेक्टेड नहीं। हाँ, आपका लगता है माइक कनेक्टेड नहीं। ठीक है, संजीव जी फिर आप इस टिप्पणी पर और उसके साथ साथ बाकी और जो जननायक शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के द्वारा, और सवाल ये भी है कि ये जो इस तरह का इससे नुकसान। एक सेकंड, विनय जी आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए। अभी तो आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ये बात सही है कि कांग्रेस जो है शुरू में ही जब मंडल राजनीति शुरू हुई तो उस समय से ही कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। आज जब कांग्रेस आई है तो लंबे समय तक जब वो सत्ता से दूर रही है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस की संस्कृति नहीं बदली है पर उसकी रणनीति बदली है। तो वो जो सूरज जी बोल रहे हैं कि जब तक उनका शीर्ष
नेतृत्व जो है सड़कों पर इस मुद्दे पर उतरने के लिए तैयार नहीं होगा, दिखेगा नहीं, तब तक जो संवाद और जो संकेत जो है वो नहीं जाएगा। बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश जी की है, चाहे वो तेजस्वी जी है, उनकी संस्कृति इस धारा के साथ में रही है। वो भले थोड़ी भी उनका रिप्रेजेंटेशन रहा हो, अभी वो दिख रहे हो, लेकिन उनका कमिटमेंट जो है इन मुद्दों के साथ वो पूरा रहा है। तो कांग्रेस जो है उस पर ये आरोप जो है वो बेजा नहीं है। अभी भी राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल जैसे वो पीआर वाली टीम और जो इवेंट मैनेजमेंट वाली टीम के जरिए परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर रही, जो आंदोलन हो रहे हैं उसके साथ भले हो जा रही है, लेकिन कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर रही। जो उनके नेता हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करके जो चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे, पर संस्कृति वही है। जो आलोचना आ रही है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की, वो इसलिए आ रही कि रेवंत रेड्डी वैचारिक रूप से कोई सामाजिक न्याय वाली धारा से नहीं आते, ना उसके प्रति बहुत समर्पित है। हाँ, राजनीतिक मजबूरी की वजह से, रणनीतिक वजह से वो जो भी चीजें लागू कर ले। और तेलंगाना में तो ये घोषित रूप से रहा है कि कांग्रेस राज रेड्डी राज शुरू से। अगर तेलंगाना का और आंध्रा का इतिहास देखेंगे तो ये हमको वहां देखने में आता है। तो देखिए, हमको वो चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसके किसी पार्टी की जो मूल संस्कृति क्या है, चरित्र क्या है, और उनके नेताओं की जो सोशल पोजिशनिंग क्या है। मनोरमा जी, अब संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, आपने सभी को सुना और एक शीर्षक के तहत भी आपकी टिप्पणी चाहिए। जननायक की बात जो लगातार कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, तो आपको लग रहा है कि गलती के तौर पर? दूसरा, मतलब जो फायदा होने वाला है ये एक नैरेटिव के तौर पर भी अगर जाता है, तो जो लोग लगातार सालों से इसके लिए संघर्ष करते रहे और जिनकी पूरी राजनीति जो है पूरी वैचारिकी इसके तहत रही है, तो हाईजैक करना एक तरह से एक अन्याय भी है। ये एक किस्म का अन्याय है उन लोगों के लिए, जैसे उसमें राजनारायण जैसे लोगों की भी भूमिका आती है, जो एक एक्टिविस्ट के तौर पर 2008 से लगातार इस पे सक्रिय रहे थे। और इसके अलावा भी दूसरा ये है कि मोदी ने सोशल जस्टिस को क्या संघ की जो है भाषा में या संघ की तरफ में उसको ले जाने की तरफ कामयाब हुए हैं संघ की वैचारिकी में। ये सवाल कालीचरण स्नेही जी से भी रहेगा, लेकिन आपसे भी इस पर एक टिप्पणी चाहिए। देखिए मनोरमा, हमने राजनारायण जी का इंटरव्यू किया है स्त्री काल पे, और आगे भी आप जब हुआ है तब भी करेंगे। तो राजनारायण को कभी भी आप सुनिएगा तो ये कहते हुए नहीं पाए जाएंगे कि ये हमने कराया। एक समर्पित तो ऐसे बहुत मुद्दों को लेकर के और काम करने वाले लोगों में से एक हैं, और वो उसकी हिस्टोरिसिटी पे बात करते हैं और खासकर शरद जी को श्रेय देते हैं। तो काम करने वाले लोग हमेशा अपने खुद पे श्रेय लेने का जो प्रसंग है वो उससे बचते हैं। और एक है उनकी अपनी सीमा के भीतर काम किया है, लेकिन जितना भी किया है एक समर्पण तो दिख ही रहा है कि इसी काम के लिए लगे ही। सूरज जी भी देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर के बिहार तक देख रहे हैं, हर जगह। तो राजनारायण से मैं इसलिए बात शुरू कर रहा हूँ कि वो एक क्लासिक उदाहरण है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो लोग बात कर लेते हैं कि किसको श्रेय जाएगा, कौन उसमें दिया होता है। देखिए, जननायक उनके भक्त लोग कह रहे होंगे, जैसे मोदी जी को भगवान तक कह देते हैं, तो वैसे ही इधर भी भक्त हैं। लेकिन ये नेता को आगे बढ़ करके कहना होता है कि नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये किसी से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा करने के लिए आपको वो समझना होगा कि आप उस स्पेस से आएंगे तब समझेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहने का क्या मतलब। जैसे हम लोग बतौर पत्रकार भी जानते हैं, तो हमें खटक गया, जहां जननायक हमने सुना वहीं से खटक गया और लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत इस शीर्षक के तहत किया जाना बेहद जरूरी है। आप लालू जी के सामने जननायक उनको कह के देखिए तो क्या रिएक्शन मिलता है, आप समझ जाइए। या नीतीश जी भी जननायक अपने को कहलाना यहाँ पसंद नहीं करेंगे बिहार या कहीं भी। कोई भी जो सोशलिस्ट धारा से समझता है, जुड़ता है और इन सब चीजों से
इससे हम आप जानते हैं कि सबसे पहले रिजर्वेशन को वैज्ञानिक तरीके से अति पिछड़ा और उसमें भी उन्होंने शेड्यूलिंग की और उसको बाजप्ता उन्होंने लागू करने वालों में से एक रहे हैं। तो जब ये बात आती है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, बात सिर्फ काउंटिंग की नहीं है, बात है कि काउंटिंग के बाद आगे क्या होगा, जो एजेंडे के तौर पे लोग दूसरे लोग लेकर के आ रहे हैं। आपने बहुत कायदे से अपने इंट्रो में ही पूरा इतिहास रख दिया है कि ये इस तरह से, इस गति से जाति गणना का प्रसंग हो या इससे जुड़ा हुआ पूरा सोशल जस्टिस का मामला हो, वो उसकी वैचारिकी ऐसे बनती है। तो उस पे तो ये दिक्कत क्या है, देखिए ये आज की दिक्कत नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी दिक्कत है। राहुल गांधी उसके प्रतिनिधि हैं और दो चीजें हैं, हमें हमेशा डर लगता है कि राहुल जिससे लड़ते हैं उस मुद्दे पे आते हैं। तो अभी जो है राहुल यदि सामाजिक न्याय के मुद्दे पे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे हम लोगों के, बहुत ज्यादा हमने एग्जाम्स नहीं दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक आध कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर नहीं सर उसमें ऐसे रहता था कि फलानी चीज ऐसे 2+ ये तो उसका ये कैसे, माने सूरज यदि इतने बजे उगता है, तो हम वही पूछ रहे हैं कि 4 बार की शिफ्टिंग है उनकी पिछले 20 सालों में। तो जब वो मायावती जी से लड़ रहे थे, जब वो अखिलेश जी से लड़ रहे थे, तब भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे थे, एग्जैक्ट सोशल जस्टिस के फॉर्मूले पे नहीं थे। जब वो योगी जी से लड़ने लगे तो हिंदुत्व वाले पे आ गए, जनेऊ दिखाने लगे। तीसरी बार उनको लगा कि देश में मोहब्बत की दुकान और अडानी वगैरह से चलेगा, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर दी। जो लोग फर्जी बात कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सोशल जस्टिस के लिए था, वो तो लास्ट में आते हैं। जब बिहार का जाति गणना वगैरह शुरू हो जाता है और लालू जी और नीतीश जी साथ चले आते हैं, तब आए हैं। वो सब डेडलाइन है, टाइमलाइन है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बने। लेकिन ये भी सच है कि राहुल जी के कहने से, क्योंकि राहुल जी के पास देखिए सबसे ज्यादा रिपोर्टेड आज कौन है, मोदी के बाद राहुल है। सबसे ज्यादा भक्ति किसके लिए है, मोदी जी के बाद राहुल जी के लिए है। तो उनके कहने से ये जरूर हुआ कि डिस्कोर्स में चीजें पिछले 2-2.5 साल से और आई है, लेकिन डिस्कोर्स में ही आई। जमीन पे जो सूरज जी कह रहे हैं कि लड़ते हुए तो दूसरे लोग दिखे। अब देखिए श्रेय किसको जाएगा, तो श्रेय अखिलेश यादव को क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं तेजस्वी पे बाद में आता हूं। भाई पीडीए के फॉर्मूले से एक रिजल्ट दे दिया और जहां से सत्ता जाती है वहां बीजेपी हार गई, तो डर तो है ना कि अब तो उनको कहां फेस करना है, अब तो बिहार यूपी ही फेस करना है। बंगाल के लिए नहीं करेंगे वो चाहे वो जाति गणना कर लें या जाति गणना का छद्म रच लें, जो भी कर रहे हैं। फिलहाल जो अनाउंसमेंट हुआ है वो बंगाल के लिए नहीं हुआ है, वो पीडीए के लिए हुआ है और वो महागठबंधन के लिए हुआ है, जो लगातार जो सामाजिक न्याय की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट फोर्स किसको माने हैं? जो 2-4, 10-50 टाउन हॉल हो रहे हैं जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के, हालांकि हर जगह नहीं, महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट्स वगैरह नहीं गए थे उस टाउन हॉल में, या दूसरी और जगहों पे भी बहुत से लोग जाने से परहेज करते हैं। या जो लोग जा रहे हैं वो कौन लोग जा रहे हैं? पटना में ही जो लोग पहुंचे वो जदयू और आरजेडी के फोर्सेज हैं, हम सब जानते हैं। ऐसे तो कोई अब निर्वात में चीजें नहीं हो रही है। तो ये जो चीजें हैं ये है कैटलिस्ट। यहां से उनको पता है कि ये मुश्किल होगी। दूसरा आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए मनोरमा, आज ही हमने सुबह आपको फोन किया था कि हम पिछले 6-8 महीने से जो कह रहे हैं वही आज दैनिक भास्कर का बैनर लाइन है। बट आपने कहा दिल्ली में भी क्या, मैंने कहा नहीं, बिहार में। अब देख लीजिए दिल्ली में है कि नहीं, कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा और तीसरा स्टेप ये होगा। और ये जब तीनों हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी की योजना है अपने को स्टेट्समैन बनाने की दिशा में वो बढ़ जाएंगे। अब वो अलग बात है कि गोधरा को कहाँ, ये सॉरी गुजरात दंगे को कहाँ ले जाएंगे। जी बोलते हैं हेडिंग थी कि 2026 से जनगणना, जातीय गिनती, परिसीमन व महिला आरक्षण की कवायद। बिल्कुल, तो ये मैं यही भास्कर का ये इसी चैनल पे 3-4 बार कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि ये तैयारी उनकी यही लगती है। ऐसा नहीं है कि मेरा मोहन भागवत से कोई टॉक है, लेकिन मुझे लग रहा है जब चीजों को समझते हैं तो ऐसे समझ में आता है। और ये बात मोहन भागवत से भी आगे की है मनोरमा, ये बात नरेंद्र मोदी की है और उनके कोटरी की है। पूछिए क्यों? उसकी वजह सीधा है कि एक चाल सूरज सर, इसमें मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इनका जो 75 साल के बाद जो रिटायरमेंट होने वाला था, तो ये अब छेड़ करके योगी तोगी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अब कोई सवर्ण लॉबी इनको अस्थिर नहीं कर सकती है। स्थिर करेगी तो कहा जाएगा कि भाई देखिए आरएसएस वालों ने
जाति गणना नहीं होने दिया। तो अब तो ये जाति गणना कराने तक अपने को सुरक्षित करा लिया इन्होंने। ये मुझे तो एक चाल ऐसी भी लग रही है, क्योंकि वहां जो बैठा हुआ बंदा होता है ना, वो एक साथ एक चाल से कई शिकार करता है। तो मुझे ये लग रहा है ये मूलतः अब चाहे शिकार कर रहे हो, चाहे जिस शैली में जहां भी जा रहे हो, ये हो रहा है। लेकिन श्रेय इनको क्यों दिया जाएगा? अभी से जो खेल है, अब देखिए चिराग पासवान या तो जो हेमंत जी कह रहे हैं कि उसको टाइट कर दिया कि भाई अब तुम बोलना शुरू करो कि जारी नहीं करेंगे। अब बेचारी कांग्रेस बहुत कुछ कह भी नहीं सकती है, कांग्रेस को भी कह दिया जाएगा कि तुमने भी तो गणना कराया था, जारी नहीं किया, तो बोल भी नहीं सकती है इस पर। जिसकी बात सूरज सर कह रहे थे कि चिदम्बरम और कपिल सिब्बल भी आज बड़े क्रांतिकारी हैं। आज कपिल सिब्बल के पाप बड़े बड़े हैं। मैं चिदम्बरम का कॉलम नहीं पढ़ता, कपिल सिब्बल को नहीं सुनता, क्योंकि वो इस समय के विलन हैं, ये हीरो नहीं हो सकते। कपिल सिब्बल इस देश में प्राइवेटाइजेशन से लेकर तमाम, अर्जुन सिंह को हटाया गया और कपिल सिब्बल को, जो मंडल 2 जो आपने आज बैनर रखा, मंडल 2 क्या होगा? मंडल 2 तो ऑलरेडी अर्जुन सिंह के जरिए आ चुका एजुकेशन के उसमें। बिल्कुल। अभी एक अगला कोर्स जो भी करें, तो ये ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं कर सकते। तो ये जो छेड़ा है चिराग पासवान ने, मुझे लगता है उनके इरादे से छेड़ा है, या जैसे भी छेड़ा है, या पता नहीं कैसे छेड़ दिया इन्होंने कि अब जारी नहीं करेंगे। वो क्या कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। बल्कि संजीव जी, मैं ये भी चाहूंगी कि थोड़ा सा इस पर भी बात कर ले कि अर्जुन सिंह ज्यादा कांस्टेंट रहे अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई में, जैसे कि आज हम मोदी को देखें और वीपी सिंह को देखें कि वो एक्सीडेंटल था किसी चीज की काट में उसको लाना, इस तरह से अगर देखा जाए तो। लेकिन अर्जुन सिंह के समय में बहुत से काम हुए, माने उच्च शिक्षा का तो चेहरा ही बदल गया। आज जो बहुत से यूनिवर्सिटियों में जो लोग हैं, 2 प्रोफेसर हम लोग साथ बैठे हैं, वो गवाही देंगे, हम तो भगा दिए गए यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो सब कुछ बदला, वो सब हमने देखा। तो ये है। तो कुल मिलाकर के श्रेय जाने के लिए, अच्छा इसमें वो होशियार है, आप देखिएगा यहाँ आएंगे, हुआ ना राम मंदिर सुबह उद्घाटन, शाम में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, तो वो बड़े होशियार हैं। वो आज न कल नरेंद्र मोदी किसी सभा में राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने वाले हैं जननायक को लेके। याद करिएगा, कर्पूरी ठाकुर की जिस दिन जयंती आएगी शायद उस दिन हो जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर के, इतिहास चीजों को समझता है और ये करता है भक्तों से। और भक्त जो है, अब एक चीज देखिए, एक खूबसूरत चीज आज मैंने लिखा था, अंतिम बात कहूंगा, लंबा हो रहा है क्योंकि और लोग तो बात करेंगे। आज मैंने फेसबुक पे लिखा है कि 1 महीना पहले अभय दुबे ने जाति गणना के खिलाफ भास्कर में ही लिखा, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले। राहुल जी जब जाति गणना पे आ गए तो अभय दुबे पक्ष में आ गए। तो ये तो हो गए अभय दुबे। अब है बद्रीनारायण मोदी जी के उसमें करते हैं, जाति गणना के खिलाफ लिख चुके हैं। अब देखना यह है कि बद्रीनारायण यही है हिंदी का मूल स्फीयर, बाकी सब तो ऐसे ही। बाकी आप अंजना ये सब करते हैं, हम सब रहते हैं उसकी गर्दन पकड़ो, उसको ये करो, ये सब नहीं, ये सब तोते हैं। मुख्य विचार तो ऐसे उधर से आता है। तो वो तो यहाँ है। मनोज जी, हमने 1 घंटा पूरा कर लिया, तो दूसरे दौर में 2-2 लाइन की टिप्पणी आप लोग, एक ही सवाल सभी से कर रही हूँ। और जाति जनगणना का ठीक है, समय बताएगा, मोदी उसके नायक होते हैं, श्रेय मोदी को ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो एनॉमलीज है, विरोधाभास है, चिराग पासवान ने व्यक्त कर दिया। और साथ में 2030 से या कुछ खबर ये भी थी कि अगले साल, इस साल सितंबर से इसके बारे में जो भी है शुरू होगा और आगे जाके आंकड़े आएंगे। और 2030 से आता तब तक तो 29 का चुनाव भी निपट जाएगा, बिहार तो निपट ही जाएगा, बंगाल भी निपट जाएगा, बहुत सारे राज्यों के, यूपी भी निपट जाएगा, सब निपट जाएगा। साथ में ये मुद्दे से जो खेल करना होता है वो भी हो जाए। लेकिन लॉन्ग रन में इस पर आगे की बात जैसे तेजस्वी ने की है वो ज्यादा सही होगा कांग्रेस के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी, कि अब वो आगे की राजनीति इस पर करते हैं श्रेय के मुकाबले में। जबकि ये पूरे मतलब समेकित रूप से उन सभी लोगों की संघर्षों का परिणाम है। और अगर भाजपा इसको अब इस जगह पर आ गई है तो ये तो जाहिर है कि यहाँ से राजनीति अब बैक नहीं जाने वाली है। मतलब है कि आपने लेकर आप चाहे जैसे भी लेकर आए हो, अब राजनीति यहाँ से आगे जाने वाली है। जैसे ईडब्ल्यूएस का ही है, ठीक है, मोदी लेकर के आए, लेकिन वो एक 10% का भी है, आप वहां से भी पीछे नहीं जा सकते। ये वोट वाली राजनीति का कंपल्सन है। तो इसी पर आप सबसे 2-2 लाइन की जो है आखिरी टिप्पणी। नहीं सर, सबसे पहले आपकी टिप्पणी।
नहीं, आप ठीक कह रही हैं। अभी मैं अपने चारों विद्वान पैनलिस्ट को सुन रहा था। बहुत बहुत तर्कपूर्ण वैज्ञानिक ढंग से सबने अपनी बात को प्रस्तुत किया। मुझे खुद अपनी चीजें कई मैंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की आप सबको सुन करके। बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। अच्छा लगा। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो मुद्दा तेजस्वी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी को दिया है, वो एजेंडे की बात असली है। मतलब मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा, वहां से पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। अब चीजें आगे जो बढ़ना है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए पहली जो लड़ाई है वो है निजीकरण की। यदि मोदी जी तमाम श्रेय लेने वाले हैं तो ये श्रेय भी ले लें भाई निजीकरण का। निजीकरण में आरक्षण लाएं, निजीकरण में आरक्षण को उन्हें लाना पड़ेगा। लाना तो पड़ेगा ही, भले ही ये ना लाए कोई और लाए, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। और असली तो यही है, बने ये जो है जाति जनगणना भले ही ना हो, लेकिन निजीकरण में आरक्षण यदि आ गया तो इसी के लिए तो सब कुछ है। जहां पर जो संपत्ति का बंटवारा है, जो हिस्सेदारी है, सारा कुछ यही है। निजीकरण में आरक्षण लाना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको ये जो आगे बढ़ना है ये यही है कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अब पीछे नहीं हटा जा सकता है, चाहे उनका मन हो चाहे ना हो। और बिल्कुल मुझे लगता है बहुत दूरगामी बात चंदन जी ने कही है मोदी जी को लेकर के। 75 साल उनके पूरे होने वाले हैं, तो वहां से भी जो सवर्ण राजनीति अंदर अंदर पनप रही थी चुनौती के रूप में, उसको भी वो कुंद करने की कोशिश में है। ये बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही है कि मोदी यदि सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें पारदर्शी ढंग से बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे अन्य पैनलिस्ट ने कहा है, उनसे ऐसी दूर दूर तक संभावना बनती नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए सूरज सर आपकी टिप्पणी। हम सर पीछे हो तो आ जाएं। हाँ हेमंत सर। सूरज सर, जब तक सूरज सर का ठीक होता तब तक एक टिप्पणी आई थी संजीव जी, वो आपके लिए है। स्त्री काल के पलटी मारने के बारे में बात। मैं बोल दूं, आवाज जा रही होगी? आ रही है जी जी, आप अपनी टिप्पणी कर ले फिर संजीव जी वो के पास नहीं, वो संजीव सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से दो बातों को रखा और मैं सहमत हूँ कि पार्टी के अंदर भी मोदी जी के पास एक एजेंडा है, एक अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए एक संघर्ष है, और उसको भी ध्यान में रखकर ये निश्चित रूप से ये कदम उठाई गई है। और आगे मैं समझता हूँ कि जो बात तेजस्वी जी ने पत्र के माध्यम से कही और उस एजेंडे को और उस डिस्कोर्स को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उस पर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी, तो आगे की जो रणनीति और राजनीति बनेगी ये तमाम ऐसे डिस्कोर्सों को सामने रखते हुए बनेगी। कांग्रेस पार्टी में दिक्कत है कि इनके जो सलाहकार हैं राहुल जी के, उनके पास उस ढंग से एक तरह से इनपुट नहीं रहता है। कई चीजों को इनपुट के आधार पर ही बड़े नेता उसको अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतर इनपुट है, मोदी जी के पास है, लेकिन राहुल जी के पास एक सीमित लोगों का एक दायरा है जिसमें किसी अन्य को जल्दी शामिल नहीं होने का पूरा प्रावधान रहता है। किसी को जल्दी वहां पे पहुंच नहीं है, बातचीत नहीं हो सकती है, और इसके कारण उनकी जो समझ है वो भी उतना ही बाधित रहता है। खैर आगे देखते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल जी इस पर तेजस्वी जी की तरह अपनी प्रतिक्रिया आगे बढ़ाएंगे। जी मैं जी हेमंत सर आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए मनोरमा, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है कि बीजेपी सामाजिक न्याय के तमाम रास्तों को बंद करने की वाली पार्टी है, लेकिन वह आज की तारीख में दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में अपनी पैठ और साख दोनों बना रही है। और बनाने का तरीका उसका दूसरा तरीका है, उसका वो उनमें उग्रता, उनमें उन्माद और उनमें हिंदुत्व का पूरा ढोंग भर के वो सारा काम कर रही है। लेकिन आप जिस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ही कहा ये विनय जी ने कि
आपने रणनीति को बदली लेकिन संस्कृति नहीं बदली। और मैंने अपनी पार्टी पे ये बात कही थी कि सोशल जस्टिस के एजेंडे को लेकर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसको कनेक्ट करना तो पड़ेगा ना कहीं। कनेक्ट कैसे करेंगे आप? कनेक्ट करने का मतलब है कि आपको उन चीजों को लेकर सोसाइटी के बीच में जाना पड़ेगा, यानी कि जो उसका आकांक्षी समूह है, जिसको जरूरत है उसकी, वो आपकी बात सुने, वो उसके बीच में आप जाकर खड़े होकर ये बात कहें। तो बीजेपी को तो अपनी बात उनके बीच में जाकर कहने का तरीका आ गया हुआ है, लेकिन उनका इस्तेमाल भले ही उन्माद और हिंसा फैलाने के रूप में किया जा रहा है। उनके हाथ में तलवार थमाया जा रहा है, लाठी भाला थमाया जा रहा है, उनको मुसलमानों को मारने के लिए तैयार कर लिया गया है। लेकिन आप इसके समानांतर आपके सामने चुनौती ये है कि आप उन समूहों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा बिना गए हुए ये कोई आपको जननायक कहना शुरू कर दे, कोई महानायक कहना शुरू कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक सदी के महानायक अपने देश में भी हैं। अमिताभ बच्चन साहब बोलती बंद है पिछले 10-12 सालों से। बोलती बंद का जो जिसको सबसे जिस पर अगर इस्तेमाल हो सकता है तो अमिताभ बच्चन इस देश में है। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति में जितना भी कुछ कर ले, लेकिन वहां से ऑफ कैमरा होते के साथ उनकी पूरी बोलती बंद हो जाती। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि आपको इन चीजों को जनता के बीच में जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये महानायक नायक सब करते रहिएगा, उससे उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये अलग बात है कि अब महागठबंधन आज की तारीख में बहुत अधिक यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि कृष्णा लगरू जी, एक पत्रकार बिहार के एक बड़े नामी यूट्यूबर के साथ दिल्ली में अभी चाय पी रहे हैं। अभी उन्होंने तस्वीर डाली है उस पत्रकार मित्र ने। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों में आपको तो कुछ हार्ड लाइन लेना पड़ेगा। अगर हार्ड लाइन नहीं लेते हैं तो कंफ्यूजन में रह करके, क्योंकि ये तय है, सबको पता है कि उन पत्रकार महोदय का असली एजेंडा क्या है। उनका असली प्यार बीजेपी है, उनका असली प्यार प्रशांत किशोर है, उनका नकली प्यार भी कांग्रेस नहीं हो सकती है, उनका नकली प्यार भी राहुल नहीं हो सकते। तो किस मुगालते में पड़े हुए हैं आप? कभी कभी ऐसा दृश्य पैदा हो जाता है कि लगता है कि पता नहीं कि क्या हो रहा है। कि वो कहते हैं ना कि कापे करो सिंगार पिया मोरा अनहर, और कभी कभी जो वो कहते हैं कि जो आज वेद का वीडियो भी कुछ उसी तरह से था। तो वो कहते हैं ना कि मोर जब नाचना शुरू करता है तो नाचते ना जैसे ही उसकी निगाह अपने पांव पर पड़ती है तो वो बिल्कुल मूर्छित हो जाता है अपना पांव देख करके। तो वही ऐसे दृश्य सामने आने लगता है कि मूर्छित मैंने लगता है कि आदमी मूर्छित हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको कम से कम अपने सबसे कट्टर विरोधी बीजेपी से ही सीख लेना चाहिए कि सोशल जस्टिस के एजेंडे को उन्होंने किस तरह से आतंकवाद पर एक तरह से ये हिंसा, नफरत और घृणा के औजार के रूप में किया है। आप उसको पलट दीजिए, तो पलटने के लिए आपको उसके बीच में जाना पड़ेगा। आज घर घर तक अगर संघ और भाजपा के लोग पहुंच करके लोगों को, सबसे ज्यादा निशाना तो पिछड़ा दलित ही है उनका, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो ताकत है। देखिए, सबसे एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि इस देश में संसदीय जनतंत्र के जरिए जो ये एक तरह से जो अधीनस्थ जातियां थी उनका जितना इम्पावरमेंट हुआ है, वो खास करके जो ये बीजेपी और आरएसएस जैसी शक्तियां हैं, जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो नहीं चाहते हैं कि ये जो इम्पावर्ड हो रहे हैं इनको होने दिया जाए। तो क्यों चाहेंगे सोशल जस्टिस हो जाए? क्यों चाहेंगे कि अति पिछड़ों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रतिनिधि संस्थाओं में उनको भी रिजर्वेशन मिले? उनको तो रोकना है इसको। इसीलिए वो ले जाना कहाँ चाहते हैं? वो ले जाना चाहते हैं वो किसी को सबरी बना देंगे, किसी को हनुमान बना देंगे, और इसी दिशा में वो ले जाना चाहते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है। तो ये संसदीय जनतंत्र में जो इम्पावरमेंट हुआ है इन अधीनस्थ जातियों का, वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। वो चाहते ही नहीं है कि ये हो। और वो अब
जो उनका काउंटर नैरेटिव है कि जब लेकर के आते हैं इसी रास्ते से इसमें ऐसे लोगों को, तो आप देख लीजिए आज की तारीख में उनके भीतर का कोई दलित पिछड़ा जो नेता है उसको तो छोड़ दीजिए, उसकी क्या औकात, जो बाहर का है दूसरी पार्टी का, जो अपना पार्टी चलाता है, उसकी हिम्मत तो है ही नहीं बोलने की कि उसके खिलाफ वोट ऑफ डिसेंट लगा है, जैसे कि चिराग पासवान है, जैसे जीतन राम मांझी है। हिम्मत है इनकी कि मोदी जी के खिलाफ आज खड़े हो जाए? वो नहीं हो सकते। इसलिए मोदी जी के एजेंडे पर, संघ के एजेंडे पर सबसे आगे बढ़ करके ये बोलते हैं। तो ये है, यही जो डर है कि इन लोगों को जो गुलामी से जो मुक्ति मिल रही थी, इसको फिर से गुलाम बनाओ। और मैंने कहा कि ये जो गुलामी का पट्टा, सबसे बड़ा गुलामी का पट्टा जो है चिराग पासवान जी। आज एक विनय के पास आते, छोटी छोटी सी टिप्पणी, लेकिन आज इसी इसमें प्रसंग बस बात कर रही हूँ। लालू यादव का एक टिप्पणी देखी, एक वीडियो देखा आज, वो संसद में और चेयर पे नामधारी इंदर सिंह नामधारी थे, तो उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, तो बीच में नामधारी जी ने कहा कि धर्मम शरणम गच्छामि, ये आपने नहीं कहा, ये भी है, तो बोला ये आपके लिए है। तो मतलब इतनी ज्यादा जो प्रिसीजन है कहाँ जाना है उनको, ये बहुत सामान्य सा वीडियो जो है, लेकिन लालू यादव जी की वैचारिक स्पष्टता और प्रिसीजन दिखाता है। ये बात इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया। विनय जी आपकी टिप्पणी, उसके बाद संजीव जी के पास आते हैं आखिर छोटी सी। विनय सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, देखिए मैंने पहले ही कहा ना कि आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल, कैरी ऑन कैरी ऑन। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल कैरी ऑन। मैं ये इसीलिए मैंने जब पहले भी कहा था कि जो हाँ, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो मूल जो चीज जो देखने की है वो है कि उस पार्टी की या उस व्यक्ति की संस्कृति क्या है। और जैसे हेमंत जी ने कहा कि आप जो भाजपा से ही सीखनी चाहिए, तो ये बात तो आप जिससे लड़ रहे हैं उसकी रणनीति और उसका चरित्र तो आपको समझना ही पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि जो ट्रेजेडी को किस तरह लोग कॉमेडी की तरह ट्रीट कर देते हैं। तो हमको ये देखना है कि भाजपा ने जो ये घोषणा की है जाति जनगणना की, तो इसका मकसद क्या है, वो इससे क्या हासिल करना चाहती है और क्या देना चाहती है। तो असली जो चीज है वो ट्रीटमेंट की है कि ये जो सर्वे होगा उससे जो डेटा निकलेगा उस डेटा से क्या बनाएंगे। और जो बाकी लोग जो इस कॉन्टेस्टेड स्पेस में जो बाकी राजनीतिक दल जो है वो कितना इस खेल को नियंत्रित कर पाएंगे। योगेंद्र यादव ने एक बात कही थी कि जो मुझे अच्छी भी लगी कि जब ये संविधान बना और जो खेल जो तय हुआ दायरे से, तो उस खेल में जो बाकी जो इम्पावर्ड लोग नहीं थे उनको शामिल किया गया पहले 12वें खिलाड़ी के रूप में। और जब वो 12वें खिलाड़ी के रूप में जब शामिल हुए तो धीरे धीरे उन्होंने पूरे खेल को अपने कब्जे में लिया। वैसे ही जैसे क्रिकेट में पहले भारत जैसे देश जो थे और वेस्ट इंडीज जैसे देश जो जब शामिल हुए होंगे, जब वो राजा महाराजाओं का खेल था, इंग्लैंड के नियंत्रण में था, तब उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक समय जो है भारत जो है इस पूरे खेल के नियम तय करेगा और इसकी पूरी चीजें तय करेगा। कुछ ऐसा ही है कि जो बाकी जातियां जैसे जैसे राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो रहा है, वो पूरी राजनीति की दिशा और उसका खेल तय कर रहा है। अभी भाजपा जो कर रही है वो ये कर रही है कि इन जो छोटी छोटी जातियां जो डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट में जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगी है, उनको राज सत्ता में तो भागीदारी नहीं दे रही, पर उनको ये जो धार्मिक ये में जो उनको एक जो फॉल्स सेंस दे रही है एम्पावरमेंट का, और वो जो आइडेंटिटी का उनको एक सेटिस्फेक्शन दे रही, वो समझने की बात है कि किस तरह से बाकी लोग इसका मुकाबला करें। क्योंकि जो छोटी छोटी जातियां वही उसको ही घेर करके जो है भाजपा जो है जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको मात देने की कोशिश कर रही है। मनोरमा जी ठीक है संजीव जी, अब आप एक कंक्लूडिंग टिप्पणी कर दीजिए, यहीं पर एंड भी कर देंगे हम,
क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। मैंने सोचा था सवा घंटे में हो जाएगा, लेकिन 19 हो मैं रहा है, 1 19 मिनट मिनट बहुत तेजी से 2-3 सवालों का और वो एड्रेस एक करना टिप्पणी चाहता जो आई थी ना, एक टिप्पणी एल.एस. पटेल की जो स्त्री काल के हूँ। मैं पलटी 2-3 मारने के बारे सवालों में। का एड्रेस करना चाह रहा हूँ, ये बहुत तेजी से, हाँ 1 मिनट के अंदर। एक तो ए.के. पटेल, हम लोग अर्जुन सिंह का भी नाम ले रहे हैं और बीपी सिंह का भी नाम ले रहे हैं। ये दोनों सवर्ण हैं, दोनों राजपूत जाति से आते हैं। तो इसलिए ये तो आप नहीं कहिए कि हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि सवर्ण नेताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, और बहुत आदर के साथ भी ले रहे हैं और बहुत सोशल जस्टिस के क्रूसेडर्स में से रख रहे हैं, और वो सच्चाई भी है, हमारे रखने से नहीं रखा जाएगा। बल्कि ये भी है कि 100% समानता की बात आने के बाद फिर ये मुद्दे गौन होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं, तब और आगे की राजनीति। बल्कि महिलाओं के एंगल से आएगा तो राजीव गांधी का भी आ जाएगा जब हम लोकल बॉडीज में, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कास्ट एंगल से बात कर रहे हैं, तो फिर उनका 10 गिलास पानी याद आएगा। जब राजनीति में हम लोग बात करते हैं, राजनीति का हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग जो है पार्टी विशेष के हिसाब से नहीं करते। दूसरा सवाल था कि हम लोग बिहार चुनाव के बाद क्या करेंगे, तो उनको हमारे पिछले वीडियोज हमारे यहाँ नागरिक पे भी जाके, पब्लिक इंडिया में जाके, 4 PM पे जाके, या अन्य जगहों पे, या मेरा इंटरव्यू देखना हो तो आप इनसे सवा नकवी का ये कौन है इंडियन एक्सप्रेस की, उनसे देख सकते हैं, या आप और भी कुछ, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, एक चैनल मनोरमा, आपको शायद याद हो, तो वो है, तो कई जगहों पे हमारी कंसिस्टेंसी आप देखना चाहें तो आपको दिख जाएगा कि हम लोकसभा चुनाव के पहले से भी हार्ड पॉलिटिकल कमेंट्स की तरफ जब से आए हैं तो क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। नहीं, तीसरी बात जो ड्राइंग मेमोयर अपने 4-5 टिप्पणियों में कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमने जो ये कहा कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को भी डील करने की कोशिश है, और उसमें सही भी कह रहे हैं। उनका सवाल ये है कि भाई अकेले तो मोदी जी लड़ेंगे नहीं, संघ का अर्थ ये भी नहीं है, संघ तो आज, संघ की मूल पॉलिसी ब्राह्मणवाद है, लेकिन संघ सिर्फ ब्राह्मणों का समुच्चय तो रह नहीं गया ना। और ये खुद भी विवेकानंद स्कूल से आते हैं, आने वाले लोगों में खुद भी चड्डीधारी ही हैं, जो अब चड्डी की तरह, उन्होंने कहा कि चड्डी वाले चले जाएंगे तो लड़ेंगे क्या घोड़े पे। लेकिन तो ये सब ये राजनीति का खेल चलता रहता है, और इसमें संघ के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि आप मोदी के बिना कोई देंगे। जब तैयार करेंगे, यदि देते हैं, यदि हटा दिए जाएंगे तो फिर उसकी अलग व्याख्या होगी। तो अब आगे क्या होगा एक अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने जो ये शिगुफा छेड़ दिया है, तो अब यदि उनको हटाने का ज्यादा प्रेशर बनाने की कोई कोशिश करेगा तो मुश्किल होगी, क्योंकि वो तब होगा कि भाई हम सब, आप सब भी कहने लगेंगे, वही व्याख्या करेंगे। आपको भी सूरज सर भी कल को कहने लगे कि मोदी जी को इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने, होगा ही वही। तो ये है, कुल मिलाकर बहुत सारी बातें और भी हैं, देर हो रही है जी मनोरमा जी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के इसका कोई जननायक और कोई ये नहीं है, मसीहा नहीं है। यदि मंडल मसीहा है तो कोई मंडल मसीहा के नाम पे ऑलरेडी सदर जी को ऐसे कहा जाता है, और भी लोग थे उस वक्त। तो मंडल 1 के मसीहा कोई और है, मंडल 2 के मसीहा कोई और है। ये मंडल 3 भी तो नहीं है, काउंट कर लेना मंडल 3 नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में, नौकरियों में और एजुकेशन में रिजर्वेशन दे देंगे तब वो, इवन मैनिफेस्टो में लिख देना मंडल 2 नहीं है, मंडल 3 नहीं होगा। कर्नाटक में मंडल 3 लागू कर देंगे, या तेलंगाना में, यानी अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट एजुकेशन में, तब मंडल 3 होगा। अदरवाइज मंडल 3 के नायक कैसे, राहुल गांधी भी नहीं होंगे, न मोदी जी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इस नोट पर काफी बातें हो गई है, लेकिन जब सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में प्रतिनिधित्व और श्रेय का भी बात आता है, की बात आती है। तो उसमें ये भी है कि जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके आधार पर ही आंकड़े जमा होंगे और उन आंकड़ों के आधार पर ही न्याय होगा। तो जब न्याय की बात होगी, उस न्याय में ये भी न्याय होगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई तमाम लोगों ने लड़ी है। आज हमने उन सभी नायकों का जिक्र भी किया, तो उनको श्रेय दिए बिना किसी एक का इसको हथिया लेना, ये भी अपने आप में एक तरह से अन्याय होगा, और कोई भी सामाजिक न्याय का योद्धा जो है ये अन्याय नहीं करेगा। तो आगे की जो विपक्ष, खासतौर पर मोदी जी ने हथियाया इस मुद्दे को, उनकी एक राजनीतिक रणनीति के जो है वो कदम है, लेकिन विपक्ष की जो जीत है वो इसमें है कि सामूहिक रूप से वो इस लड़ाई को अगले चरण में कितनी आक्रामकता से ले जाते हैं, और जहां जहां पर जो दोहरापन है उस पर वो चोट करते हैं, और वहां पर बैकफुट में
मोदी और भाजपा को डालते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आउटसाइड पैनलिस्ट आप सबकी टिप्पणियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम कल फिर मिलते हैं किसी और चर्चा पर, तब तक के लिए नमस्कार।